इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बिहार बोर्ड क्लास 12th में ये चैप्टर फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट चैप्टर है। और हर साल जो भी इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है, आईएससी का, आईए का या फिर आईकॉम का, इस चैप्टर से पार्टिकुलरली क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो या फिर इसी में से कुछ लाइंस आपको दे दिया जाएगा और उसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाएगा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इससे आपको पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 12th में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, दैट मीन्स की भारतीय सभ्यता और संस्कृति, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको वर्ड टू वर्ड अच्छे तरीके से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए। बने रहिए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय चैनल BR इंग्लिश क्लासेस बिहार शरीफ। और मैं आप सबको आज ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सब बने रहिए मेरे साथ और एक एक करके, एक एक लाइन, एक एक वर्ड करके मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि आप सब जानते हैं। ओके, इसके पहले वाली क्लास में मैंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मैंने पढ़ाया हुआ है। यदि आप उस क्लास को नहीं कर पाए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और क्लिक करके देख लीजिए, ठीक ना। उसको देख लेना है, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उसको आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ जी, इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव का PDF होगा, जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव निकलेगा उसका PDF, इसके क्वेश्चन आंसर का PDF, सारा चीज जो भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट इसमें लाइंस का एक्सप्लेनेशन हो रेफरेंस के साथ में, कॉन्टेक्स्ट के साथ में, ये सारा चीज एक जगह पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप जा करके क्लिक करके ज्वाइन कर जाइएगा। बट उसके पहले अभी रुक जाओ, है ना, पहले क्लास पूरा कर लो और इसको अच्छे से समझ लो। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, चूंकि हर साल महात्मा गांधी से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में, यानी 1869 में, अब 2 अक्टूबर हर साल अहिंसा दिवस के तौर पे मनाया जाता है ना, को हुआ था। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है और फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने कुछ स्पेशल बुक्स लिखा था जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मैं बुक्स का नाम इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि कई बार बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखा था। समझ गए? इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वो कौन लिखे थे? महात्मा गांधी ही लिखे थे। एक और है महात्मा गांधी जी का डेथ, यानी कि कह सकते हैं इनकी हत्या, सॉरी, इनका एसेसिनेशन, इनकी हत्या हो जाती है, इनका मर्डर हो जाता है 30 जनवरी 1948 में। ओके, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनका एक ऑटोबायोग्राफी है। ओके, और ये उस जमाने में यंग इंडिया नामक एक पत्रिका हुआ करती थी, उसी के लिए ये लिखा करते थे। और कई और सारे ओकेजन्स पे इन्होंने स्पीच दिया था, जो कि ये बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि एक सधे हुए एक लीडर थे, जिनको हर जगह पे एक तरह से समाज के हर तबके तक इनका पहुंच था। ये जो अभी आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो अभी आप टॉपिक यहाँ पे सामने में देख रहे हो, जिस टॉपिक पे अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये टॉपिक जो अभी आप सामने में देख रहे हो, ये टॉपिक, ओके, तो ये टॉपिक कहा जा रहा है आपको कि ये कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस तरीके से समय के साथ और ज्यादा मजबूत हो गया है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है और ज्यादा सभ्यता संस्कृति भारत का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इसका फाउंडेशन काफी स्ट्रांग है। और आप तो जानते हैं ना, जिस घर की नींव मजबूत हो, जिस घर का बेस मजबूत हो, फाउंडेशन मजबूत हो, पूरा का पूरा बिल्डिंग मजबूत बन जाता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन में भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो काफी ज्यादा इसका स्ट्रांग फाउंडेशन हुआ है, और टाइम के साथ साथ इस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा है। हाँ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसकी टेंडेंसी ही है ज्यादा से ज्यादा भौतिकवाद को बढ़ावा देना, वस्तुओं को बढ़ावा देना, वही इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो नैतिकता को बढ़ावा देता है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि आखिर इंडियन सिविलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इंडियन सिविलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। कई और भी सिविलाइजेशन बाद में भी इंडियन सिविलाइजेशन के बाद में आया, लेकिन वो आज कहीं नजर नहीं आता है, सब बर्बाद हो गया। लेकिन भारतीय सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज भी आखिर क्यों बरकरार है। इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी आपको इस चैप्टर में वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच में कंपैरिजन भी करते हुए दिख जाएंगे। ओके, तो चलिए इसी चीज को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए।
चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं जरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, समझते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं। आई बिलीव दैट, देखो मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाता जा रहा हूं, सो लाइन बाय लाइन आप मिलाते जाइएगा। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक से भी मिला सकते हैं, यदि बुक नहीं है तो सामने स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है ना, तो स्क्रीन पर दिख रहा है तो यहां से भी आप मिला सकते हैं, एक एक चीज करके आप मिला सकते हैं। ओके, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. ओके, लाइन बाय लाइन में पढ़ते जाता हूं, आप देखते जाइएगा। महात्मा गांधी जी के शब्दों में ही मैं आपको बात करता हूं, तो इनका कहना है कि मुझे विश्वास है, मैं ये मानता हूं कि जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है, एक वर्ड है इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड मींस होता है विकसित करना, विकसित करना, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है, जो सभ्यता भारतीय लोगों ने बनाया है, ये दुनिया में कभी भी किसी से भी हार मानने वाला नहीं है, ये कभी भी किसी से हारने वाला नहीं है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोए हैं, हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता के बीज बोए हैं, जो इन्होंने फाउंडेशन रखा है, जो नींव रखा है, इस चीज के सामने कुछ भी बराबर नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी सिविलाइजेशन आप लेकर के चले आइए, कोई भी भारतीय सिविलाइजेशन के सामने, इंडियन सिविलाइजेशन के सामने टिक नहीं सकता। किसी जमाने में रोम का तो नाम सुने हो ना, रोम से सिल्क का व्यापार होता था, सुने हो ना? ओके, रोम वेंट, चले गए, अब कहीं रोम आपको नहीं दिखता है। ग्रीक शेयर द सेम फेट, ग्रीक, अब आपने सुना होगा ग्रीक एक लैंग्वेज हुआ करता था किसी जमाने में, उसके साथ भी क्या हुआ? तो उसके साथ भी सेम वही चीजें हुई। ओके, उसके साथ भी सेम वही हुआ, वो भी नहीं है अब। द माइट ऑफ फ्राउज, फ्राउज एक राजा हुआ करता था जिसको पूरा विश्वास था, अरे हम जो सिविलाइजेशन बना रहे कोई मिटा नहीं पाएगा। आज उसकी भी कहां कुछ रहा, सब कुछ समाप्त हो गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, किसी जमाने में जापान भी अपनी सभ्यता संस्कृति से के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता था। आज आप जापान जाइएगा, अरे ये तो लगता है अमेरिका में पहुंच गए, कहां पहुंच गए, लगता है अमेरिका में आ गए, इस टाइप का आपको लगेगा। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ कहा जा सकता है क्या? चाइनीज सामान तो रखे हुए करते, देखे हुए करते हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट फाउंडेशन, लेकिन भारत जो है वो अभी भी, चाहे जैसे भी हो जाए, अभी भी भारत जो है वो कह सकते हो कि इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। भारत को कुछ भी होने वाला नहीं है, इसका नींव ही काफी ज्यादा मजबूत है। द people of Europe learn their lesson from the writings of men of Greek or Rome which exist no longer in their former glory. यूरोप के लोगों ने जानते हो क्या किया? यूरोप के लोग आए, उनको लगा कि अरे, जैसे आजकल देखो ना, मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं। बुफे सिस्टम बिहार में फेमस है ना, मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूं। ओके, किसी के पास भी हल्का फुल्का कुछ भी पैसा हो जाता है, वो बुफे सिस्टम स्टार्ट कर देता है, अच्छी बात है, लोग चल रहे हैं। लेकिन ये बुफे सिस्टम क्या हमारी संस्कृति का हिस्सा है? ईमानदारी से बताना, नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है। अब वहां पे जरा सोच करके आप देख लीजिए, वहां पे कम लोगों को इनवाइट किया जाता है, तो मुश्किल से 50-60 आदमी आया, 100 आदमी आया, उसके लिए आराम से व्यवस्था किया जाता है। जो उसको, उसकी भी सोच अलग थी कि लोग आएंगे, अपनी जो इच्छा होगा उठा करके खाएंगे। अब इस चीज को हमने आंख बंद करके कॉपी कर लिया, हमने सोचा ही नहीं कि वहां पे मुश्किल से 60, 70, 80, 90 आदमी के आसपास आएंगे, और हमारे यहाँ 1000 आदमी एक ही बार। कितना आदमी? 1000 आदमी एक ही बार, है ना? 1800, 1200, 1500 ऐसे करके एक ही बार भर जाता है पूरा। अब ऐसे में बुफे सिस्टम यहाँ पे फेल कर जाता है। लोग प्लेट लेकर के लाइन में दूर दूर तक के खड़े रहते हैं, ए हटे, हम जाएंगे, हम आगे जाएंगे, अपने में लड़ाई कर लिया। यही नहीं, कई लोग तो वहां पे भी खड़े रहते हैं कि भाई जहां पे बर्तन साफ हो रहा है, प्लेट साफ होगा, आदमी वहां कैच करेगा, एक आदमी जाएगा वहां पे लूटेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें होता है उन बुजुर्ग लोगों को जो आज तक कभी खड़े होकर के खाना नहीं खाए। कई बार आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग लोग, महिलाएं या फिर पुरुष जो भी हो, वो कहीं जमीन पे बैठ करके वहां पे खाना खाते हुए आपको दिख जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति हो जाती है ऐसे में, राइट? सही बात है ना? ओके, क्योंकि हमने आंख बंद करके इस बुफे सिस्टम को हमने फॉलो कर लिया, हमने कुछ नहीं देखा। क्या हमारा वो सिस्टम खराब था जो टेबल चेयर आराम से लग गया? मान लो कि थोड़ा सा हम लोग एडवांस हुए, किसी जमाने में खैरानी में आराम से बैठ करके जमीन पर खाते थे,
बट थोड़ा सा एडवांस हुए तो चलो चेयर आ गया, टेबल आ गया, और सभी के पास 10-12 लड़के सब मिल जाते थे और सभी के पास जा करके परोस करके अच्छे से खिला देते थे। प्यास लगी पानी लाओ, नमक घट गया नमक लाओ, सब कुछ का आपके सामने में आ जाता था। लेकिन हमने आंख बंद करके फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से कह सकते हैं कि कुछ इंडियन सिविलाइजेशन पर भी इफेक्ट पड़ा है। अभी हाल फिलहाल में मुकेश अंबानी के यहाँ शादी हुआ ना, शादी नहीं सॉरी, अभी तक के जिस समय तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्री वेडिंग जिसको बोलते हैं, उतना धनी आदमी था जी, क्या वो बुफे सिस्टम नहीं करवा सकते थे? आराम से करवा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, टेबल चेयर सब कुछ अच्छे से व्यवस्था की। अपने गांव में जो भी वहां के लोग थे, लोकल लोगों को भी खिलाते हुए आपने वीडियो देखा होगा, फोटो आपने देखा होगा, और सबके पास जा करके अच्छे से परस करके वो खिलवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यही हमारी संस्कृति है, यहीं से हम है, यही हमारे रूट्स हैं। तो उस चीज को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये यूरोप के लोगों को भी कुछ ऐसा ही लगा, जो गलती आज हम करें यूरोप के लोग काफी समय पहले कर दिए। उनको लगा ग्रीक के जो लोग हैं ना, ग्रीक के जो लोग हैं वही सबसे उत्कृष्ट हैं, तो वो जो लिखेंगे वैसे ही हम भी लिखेंगे। रोम के जो लोग हैं वही सबसे अच्छे हैं, वो लिखेंगे वैसे ही हम लिखेंगे। वो जैसा कपड़ा पहनेंगे हम भी पहनेंगे, वो जिस तरह के लैंग्वेज को बोलेंगे हम भी बोलेंगे। एक तरह से हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने जा रहे हैं। मान लो कि ये है ग्रीक और ये यूरोपियन लोग, ये यूरोपियन लोग आए और ग्रीक पर डिपेंडेंट हो गए। लेकिन इस पर तुम डिपेंडेंट निर्भर तभी तक हो पाओगे ना जब ये खड़ा है, और यही खुद गिर गया तो तुम बचोगे, तुम भी गिर जाओगे। वही हाल यूरोपियन लोगों का हुआ, ना तो रोम रहा ना ही ग्रीक रहा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये दोनों जब गायब हो गया तो ऐसे में यूरोप को समझ में नहीं आया कि वो किस तरीके से जो गलती ग्रीक की है, जो गलती रोम की है, उससे ये कैसे बच पाए। बताओ, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। ओके, तो ये उनका स्थिति है, जरा समझ सकते हैं। पिटिएबल मींस होता है इतना दयनीय स्थिति है उनका। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग आ जाते हैं इसमें। ओके, तो नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ बढ़ जाते हैं आगे, समझते हैं जरा। हाँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये पैराग्राफ स्टार्ट करें, यहां से यहां तक एक बार समझाएंगे, ठीक है? ओके, ध्यान रखिएगा। In the midst of all this, India remains immovable. Immovable मीन्स होता है जस का तस। मैं मीनिंग भी बोलता जाता हूं, स्क्रीन पे फिर आपको दिखेगा भी। ओके, एंड दैट इज हर ग्लोरी। कह रहा है यहां पे कि इन सब चीजों के बीच भारत जो है जैसे था वैसे ही बना रहा। यही तो भारत की सुंदरता है, यही तो भारत की प्रसिद्धि है। इट इज अ चार्ज, चार्ज मीन्स यहां पे इल्जाम है बाबू, चार्जिंग वाला मत समझना, चार्ज इल्जाम। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। मैं कुछ मीनिंग आपको बता देता हूं। अनसिविलाइज्ड मीन्स असभ्य, इग्नोरेंट मीन्स हो जाता है एक तरह से आप अनपढ़ गवार टाइप का बोल सकते हो। स्टोलिड मतलब हो जाता है ढीठ टाइप का, जिसको बोल सकते हो। तो भारतीय लोगों के ऊपर, भारत के ऊपर हमेशा ये इल्जाम आता रहा कि हे यहाँ के आदमी एकदम पागल है, कि असभ्य कहीं का, कुछ नहीं सीखता, गोबर गोइठा में डूबल रहेगा दिन रात, एकदम अनपढ़ गवार है, एकदम ढीठे ऐसे करके सब बोलता था। यहां के लोगों को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता है। अंग्रेज लोग तो कुछ ज्यादा ही बोलते थे, क्योंकि अंग्रेज लोग जब आए थे हमारे यहाँ ना, तो वो हम सबको चाहते थे कि ये सब पूरा भारतीय क्रिश्चियन बन जाए। सक्सेसफुल हो पाया? नहीं हो पाया। नहीं तो आज पूरा भारत क्रिश्चियन नहीं होता सबसे ज्यादा? हुआ क्या? नहीं हो पाया। तो भारतीय लोग नहीं सीखे दूसरे से, और यही हमारी अच्छाई है कि हम नहीं सीखे, क्योंकि इसी के कारण हम बचे रहे। नहीं तो हमारे ऊपर भी वही इफेक्ट पड़ता जो दुनिया के और लोगों पर पड़ रहा है। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये जो इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। सॉरी, ये पूरी तरह से निराधार है। What we have tested and found true on the anvil of experience. Anvil में होता है अरहन। अरहन क्या होता है? लोहार के घर में आप जाइएगा तो वो मान लो कि लोहा पूरा गर्म हो गया है, गर्म हो गया ना। ओके, अब वो हथौड़ी एक लाएगा और किसी एक चीज पर, लोहे का एक और नीचे बड़ा सा ऐसे गोल जैसा रखा हुआ रहता है, उस पर लाल लोहे को रखेगा, हथौड़े से पीटेगा। तो जिस चीज पर रख कर पीट रहा है उसी को अरहन बोलते हैं। आई थिंक यू शुड हैव अंडरस्टैंड इट। ओके,
सो ये हो गया एनविल हो गया, इसी को अरहन बोला जाता है। तो महात्मा गांधी जी का कहना है कि हम अनुभव के अरहन पर, दैट मीन्स कि इतना बड़ा जिंदगी हम जी लिए, सब कुछ हम पूरा बिता लिए, तो अब हमें जाकर के इस बात का एहसास हुआ कि हमें किसी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है, हमें बदलने की कोशिश भी, हमें बदलने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। Many thrust their advice upon India and she remains steady। कई लोग आए भारत पर अपना विचार दिए। आज भी अगर कुछ होता है ना तो पूरा दुनिया में सब भारतीय को विचार देने चला आता है, सब भारत को ही बोल रहे हैं, भारत को ऐसा होना चाहिए, भारत को ये नहीं करना चाहिए, भारत को वो नहीं करना चाहिए, भले अपने कुछ नहीं रहेगा। लेकिन भारत चुपचाप सुनता रहा, भारत चुपचाप सहता रहा और जैसा था वैसा ये बना रहा। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर। यही हमारी सुंदरता है, यही हम भारतीय लोगों की सुंदरता है, यही हमारे भारत की सुंदरता है और यही हमारे आशाओं का रक्षक है, यही हमारे सपनों का रक्षक। शीट एंकर मिस हो जाता है, रक्षक हो जाता है। ओके, तो यही हमारा क्या, ये रक्षक है। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? एक एक पैराग्राफ करके समझते जाएंगे। एक बार में नहीं समझ में आया आप फिर से रिप्ले कीजिए, फिर से बैक जाइए, फिर से देखिए, है ना? लेकिन समझिए, नहीं समझ में आता तो फिर कमेंट करना कि नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं एक एक चीज करके आपको समझाता जा रहा हूं। सो नेक्स्ट स्टैंजा अभी जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, वो स्टार्ट होने वाला है सिविलाइजेशन से लेकर के अभी हम कंप्लीट करेंगे गुड कंडक्ट तक। ठीक है, देख लीजिएगा यहां तक। ओके, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। यहां पे कई बार आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, व्हाट इज सिविलाइजेशन, यही आंसर लिख देना। सिविलाइजेशन वह चीज है जो हर मनुष्य को अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। अपने कार्य को करना और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस काम को करते हुए नैतिकता को भी ध्यान में रखना। एक आर्मी वाला भी ट्रेनिंग लेता है, एक आतंकवादी भी ट्रेनिंग लेता है। आर्मी वाले को ट्रेनिंग देते समय उसको पूरा नैतिकता भी सिखाया जाता है कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। आतंकवादियों को ऐसा थोड़े, हो तो जाएगा कहीं भी बम फोड़ करके निकल जाएगा जी, है कि नहीं? ओके, तो किसी कार्य को करना और उसको करते हुए अपने नैतिकता को भी ध्यान में रखना, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। किसी भी कार्य में नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, अगर आप नैतिकता को ध्यान में रखते हैं तो इससे हमें हमारे मन पर पूरा कंट्रोल हो जाता है और हम अपने कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इच्छाओं पर, फालतू की इच्छाओं पर भी हम लगाम लगा सकते हैं। So doing, we know ourselves the गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और इसी तरह से हम लोग जानते हैं गुजराती में भी सिविलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, अच्छा व्यवहार। तो यदि आप किसी से अच्छे व्यवहार करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं सभी इंसान है। हालांकि आजकल थोड़ा सा सिविलाइजेशन, सिविलाइज्ड का मतलब ही लोगों ने बदल दिया है। आजकल तो लोग सिर्फ कपड़े से पहचानते हैं, अच्छा एकदम सूट वूट पहन करके आया है, एकदम लड़का एकदम सिविलाइज्ड लग रहा है। लेकिन उसके व्यवहार को देखिए, उसके विचार को देखिए, किस तरह से बातें करता है, किस तरह से बिहेव करता है। यदि वो सब सही है तो वो फिर क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? सिर्फ कपड़े से सिविलाइज्ड कोई नहीं हो सकता है। मोमेंटरली वो आपको लग सकता है कि सिविलाइज्ड है, बट आप उससे मिलिए, बात कीजिए, तब रियलिटी उसका आपको पता चलेगा। हाँ, उसके बाद भी अगर वो सिविलाइज्ड है तो वो है, और नहीं है तब तो फिर आप गलत थे। राइट है कि नहीं? चलिए, यहां तक क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी हम लोग। अभी हम लोग आ जाएंगे फोर्थ पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबू? और फोर्थ पैराग्राफ में हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ये भी मैं आपको बता दूं। इस बार जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले इफ दिस डेफिनेशन से लेकर के मेंटल कंडीशन तक कंप्लीट करेंगे। मैं इसलिए मैं नोट करता जा रहा हूँ ताकि आपका ध्यान उसी पर रहे, क्योंकि मैंने पूरा पेज ही आपके सामने रखा हुआ है, तो इधर उधर ध्यान ना जाए। ओके, if this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। ध्यान दीजिएगा, इनका कहना है कि यदि जो डेफिनेशन मैंने ऊपर में सही बताया, यदि वो सही है कि अपने कार्य को करते रहना और मोरालिटी को भी ध्यान में रखना, यही सिविलाइजेशन है, अच्छा व्यवहार करना, यदि ये डेफिनेशन सही है तो भारत को, जैसा कि और कई सारे राइटर्स ने भी बताया है, इसे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। जैसा है परफेक्ट है, जैसा है परफेक्ट है भारत। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पैराग्राफ। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied। ये लाइन
कई सारे एग्जाम्स में, यानी हर साल लगभग 1 साल 2 साल छोड़ करके लगभग हर साल जो है वो ये लाइन जो मैंने अभी आपसे कहा था कि बीच बीच का लाइन उठा उठा करके दे देता है इस चैप्टर से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करके रख लें। इसका एक्सप्लेनेशन में भी हम आपको देंगे। ओके, सो ध्यान दीजिएगा। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। अरे हमने तो कई बार देखा है, जो हमारा माइंड मतलब दिमाग मत समझना, माइंड मतलब मन होता है। तो मन जो है एक चंचल चिड़िया के समान है। वो चंचल चिड़िया, वो गोरैया जो एक जगह पे बैठती है, फुदक करके इधर जाती है, फुदक करके इधर जाती है, फुदक करके उधर जाती है। हमारा मन भी कुछ ऐसा है। अगर आपके पॉकेट में 10,000 रुपया आ जाए, आपको कहे चलो मार्केट घूमो, जो खरीदना है खरीद लो, आपका मन करे कभी ये मेला जाते हो ना, अरे ये खरीदना नहीं, ये भी खरीद लेते हैं, अच्छा वो भी खरीद लेते हैं, अच्छा वो भी खरीद लेते हैं। ऐसा ही कुछ हमारा मन है, जितना ज्यादा इसको दो उतना ज्यादा ये और मांगता है और मांगता है, कभी भी हमारा मन संतुष्ट नहीं हो पाता है। द मोर वी इंडल्ज मिस होता है शामिल हो जाना, इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड मिस हो जाता है बेलगाम दे बिकम। जितना ज्यादा हम लोग अपने पैशंस में, पैशन मतलब समझते हैं अपने शौक में, ऐशो आराम में जितना ज्यादा हम लोग खो जाएंगे, जितना ज्यादा हम लोग घुसते चले जाएंगे, हमारा मन उतना ज्यादा बेलगाम होता जाएगा। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेज मिस होता है विलासिता। क्या हो जाता है? विलासिता, है ना। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग बड़े समझदार थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इन सब चीजों के लिए उन्होंने कुछ लिमिट तय कर दिया कि कहां तक हमें विलासिता वाला जीवन जीना चाहिए, कहां तक हमें कह सकते हो कि बहुत ज्यादा एकदम शौक ऐसो आराम की जिंदगी जीनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक लिमिटेशन तय कर दिया। दे सा दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। वो इस बात को अच्छे तरीके से समझते थे, अच्छे तरीके से जानते थे कि ये जो खुशी वाली चीज है ना, ये एक मेंटल कंडीशन है, ये बस कुछ समय के लिए। अच्छा इमेजिन करो, आप अपने जीवन में पहली बार एक कार खरीदो, राइट? इमेजिन करो, खरीद लिए। अब आप पहली घर से निकल करके फर्स्ट टाइम आप उसमें बैठने जा रहे हो, मान लो कि घर तक आया वो, उसके बाद पूजा वूजा हो गया, अब आप उसको ड्राइव करने जा रहे हो। इसी शहर का कोई दूसरे हिस्से में एक और दूसरा व्यक्ति जो है, जो कि बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है, वो भी एक स्पोर्ट कार उसने खरीदा है। मतलब काफी ज्यादा एक तरह से महंगा कोई गाड़ी आप इमेजिन कर लो, मान लो कि कुछ रेंज रोवर या कोई और गाड़ी है ना, उस टाइप का कोई महंगा कोई गाड़ी खरीदा है वो, ठीक है। वो भी अपने घर से निकल करके उसमें बैठने जा रहे हैं। अब आपकी खुशी और उसका खुशी दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये दोनों इस समय इक्वल होगा। दिक्कत कब होगा? जब आप अपने कार का कंपैरिजन उसके कार से करने लगेंगे, तब आपको दिक्कत होगा, अन्यथा किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक मेंटल कंडीशन है ना। देखिए ना 6 नंबर, यहां से इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जरा समझिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ 6। ध्यान दीजिएगा। तो इस बार हम पैराग्राफ 6 में रहेंगे और इसमें हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं, यहां तक पहले कंप्लीट करते हैं, है ना। ओके, a man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. कह रहा है कि एक व्यक्ति खुश रहे, कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है तभी वो खुश रहे, या बहुत ज्यादा गरीब है तभी वो दुखी रहे, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो भी दुखी होते हैं किसी न किसी कारण। बस हो सकता है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो दिमागी टेंशन है, कई तरह का बीमारी है, मोटापा आ गया है, या फिर कह सकते हैं मेंटल कोई प्रॉब्लम है, कई तरह का उसको बीमारी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ओके, आगे आपको बोला जा रहा है कि कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत गरीब व्यक्ति है, बेचारा दिन भर अपना किसी तरह से कमाया खाया, उसके बाद रात में अपना आराम से सो गया, है ना, सुबह उठा फिर अपना काम में लगा, अपने जीवन में खुश है, वो संतुष्ट है वो। तो कई बार अमीरों को भी रोते देखा गया है और गरीबों को भी हंसते देखा गया है ना। अमीर लोग भी रोते हैं और गरीब लोग भी हंसते हैं, यानी अमीर लोग भी दुखी होते हैं और गरीब लोग भी खुश होते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। ऐसा नहीं, किसी भी आप एरा में चले जाइए, आप 500 साल पहले चले जाओ, 1000 साल पहले चले जाओ, तभी लोग गरीब थे, आज भी गरीब है, 500 साल बाद भी गरीब रहेंगे, 1000 साल बाद भी कोई न कोई तो गरीब रहवे करेगा। तो ये लाखों लोग बाद में भी आगे भी गरीब होते रहेंगे, ये तो तय है।
Okay, observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure. इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारे जो पूर्वज लोग थे, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी से, बहुत ज्यादा एकदम आराम तलब वाला जिंदगी से हमें डिस्वेड किया, हमें थोड़ा सा उससे दूर कर दिया हमें उससे दूर रहने को बोला है. We have managed all the same kind of law as existed thousands of years ago. अब तो देखे होंगे शादी विवाह में भी, है ना, ये अभी भी देखते हैं. अब देखो, जिस समय ये महात्मा गांधी इस आर्टिकल को या इस ऐसे को लिख रहे थे, उस समय पूरा भारत आप देख ही सकते हैं किस टाइप का होगा, इमेजिन कर सकते हैं. चारों तरफ बस वही झोपड़ी पट्टियां और झोपड़ी नुमा टाइप का या खपड़ेले वाला घर था. लोग बैलों का यूज करते थे और हलों का यूज करके अपना खेती किया करते थे. और वही सेम हाल 1000 साल पहले भी था. जो भारत अभी आप बदलता हुआ देख रहे हैं या बदला हुआ भारत देख रहे हैं, ये बहुत पहले से ऐसा कुछ नहीं है. आप 20 साल पहले जाएंगे या अपने पिताजी से पूछिए, दादाजी से पूछिए, वो आपको बता देंगे किस तरह का भारत था सब दिन. ओके, तो जो हाल आज से हजारों साल पहले थे, वही हाल आज भी हमें दिखता है. We have retained the same kind of cottages that we had in former times and our indigenous education remains the same as before. हमारी झोपड़ियां भी आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी. हमारे एजुकेशन सिस्टम जो कि गुरुकुल पद्धति पर आधारित था, जो कि गुरुकुल में लोग बच्चे सीखने के लिए जाते थे, पहले हमारे यहाँ संस्कार सिखाया जाता था. पहले हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है जीवन को जीते कैसे हैं. और पूरे एजुकेशन सिस्टम का में से वो शिक्षा जो कि एक तरह से व्यवसायिक शिक्षा बोलते हैं, जिससे कि हम पैसे कमा सकते हैं, वो इसका एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था. लेकिन अभी के एजुकेशन सिस्टम में यदि आप देखेंगे तो मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से बेस्ट है आपके, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि किसी जॉब के को लेकर के, कि काम पढ़ें और जॉब हमें मिल जाए, है ना. मोरलिटी के नाम पे बहुत कम सिखाया जाता है, बहुत कम बताया जाता है. जीवन में कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, रिलेशनशिप्स में कैसे दिक्कत हो सकते हैं, ये बहुत कम बताया जाता है. लेकिन उस समय में ये इन सारी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता था. यानी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उस पर भी ध्यान लोग देते थे और उसके बारे में भी बच्चों को शिक्षा दी जाती थी. तो उस तरह का भी एजुकेशन हमारे यहाँ उपलब्ध था उस समय में. ओके, क्या इतना समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत नहीं ना? आराम आराम से एकदम समझते जाओगे, थोड़ा सा धैर्य रख करके. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई स्टोरी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मजा देगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस अगर बनाने हैं एग्जाम में, चैप्टर्स यदि अच्छे से समझने हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए. पूरा चैप्टर आप आराम से सुनिए, है ना. ऐसा नहीं कि आधा सुनना है और उसके बाद चल जाना, इस तरह से काम नहीं करना है जी. ओके, चलिए, तो इसके बाद हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें मैं ये भी आपको बता देता हूँ. तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कंप्लीट करेंगे. ओके, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन. लाइफ कोरोडिंग मतलब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे कि जीवन बर्बाद करने वाला कोई कंपटीशन आ जाए. आजकल बच्चे जो है वो 1-2 नंबर कम हो जाता है. अभी मैं पिछले साल की घटना बता रहा हूँ. इधर का ही बिहार शरीफ का एक जैसे आया कि एक बच्ची जो है वो क्लास 10th में कम मार्क्स आया, वो छत पर से नीचे कूद गई. कितना दुखद बात है ना. तो ऐसा जीवन पहले कुछ था ही नहीं कि इससे कंपटीशन करना, उससे कंपटीशन करना. खुद से कंपटीशन करो, खुद जीवन में आगे बढ़ो. Each followed his own occupation, trade and charged a regular wage. ध्यान दीजिएगा, हर किसी का अपना अपना काम होता था. नाई आया बाल बना दिया, बढ़ई अपना कह सकते हो कि आपके घर के लकड़ी को कुछ कोई यूजफुल ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, उसको बना दिया. लोहार जो है वो लोहे का सामान बना दिया. किसान जो है वो खेती करके वो अनाज उपजा लिया. नाव वाला जो है वो नदी पार करा दिया और सब आकर के थोड़ा थोड़ा अनाज सबका हिस्सा जो बना वो लेकर के गया. हर किसी का अपना अपना एक चार्ज भी होता था, वो अपना लेता था. वो हर किसी का, हर कोई अपने अपने काम में संतुष्ट था. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे. चाहते तो हम भी मशीनों का आविष्कार कर सकते थे. ओके, बट हमारे पूर्वज लोग इस बात को समझते थे कि यदि हमने अपना पूरा ध्यान मशीनों के आविष्कार की तरफ लगाया तो हम उन मशीनों के गुलाम हो जाएंगे. और हमारे पूर्वज कभी नहीं चाहते थे कि हम मशीनों के गुलाम हो पाए और अपने नैतिक गुणों को हम पूरी तरह से खो दें. वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे. यही रीजन है, यही कारण है कि हम मशीनों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए. मशीन को बढ़ाने के जगह पर हमने अपने नैतिकता को आगे बढ़ाया, हम अपने मोरल वैल्यूज को आगे बढ़ाए. They therefore after due deliberation means होता विचार विमर्श के बाद, decided that we should only do what we could with our hands and feet. ध्यान दीजिएगा, बहुत सोच समझ के बाद उन्होंने आखिर में ये डिसाइड किया कि देखो हमें वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथों से कर सकते हैं, हम अपने पैरों से कर सकते हैं.
कि इससे हमारा शरीर भी थोड़ा मजबूत रहेगा, काम करते रहेगा, जीवित भी रहेंगे, है कि नहीं? ओके। दे सा दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। उन्होंने ये भी देखा कि हमारी जो असली वाली खुशी है वो कहीं ना कहीं कर सकते हो कि वो आपके हाथों को और पैरों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में ही है, ऐसे और वो नहीं है। क्लियर है जी? यहां तक समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, अच्छे से कमेंट जरूर करना है, बताइए। और हाँ, मैं फिर से बता दूं, यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हम पूरा इस साल सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12th का। डेली एक वीडियो आपके पास जाएगा और इसे देखना है। जैसे जैसे और भी कुछ इंप्रूवमेंट होंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आपको देखना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और जैसा आपको फीडबैक लगता है वैसा आपको कमेंट जरूर करना। यही नहीं, इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर अगला आप हमसे पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में जरूर डालिए। जो भी चैप्टर आप नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं और जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट आएगा हम वो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इधर पोएम और पोएट्री कोई भी हो जाए, पोएट्री हो या फिर सॉरी प्रोज का सेक्शन हो, है ना? तो दोनों में से जो जो आप कहिएगा, स्टोरी कहिएगा स्टोरी पढ़ा देंगे, पोएम कहिएगा पोएम पढ़ा देंगे। ओके, जैसा आप चाहें। ओके, ग्रामर का भी हम क्लास आपको स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले लिटरेचर एक दो चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। आ जाते हैं नेक्स्ट में। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट हमारा है 7, यहीं से स्टार्ट करते हैं। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them. बाद में हमारे पूर्वजों ने ये भी कहा कि ये देखो, ये सेंटेंस भी, ये जो अभी आप लाइन पढ़ रहे हैं, the further reasoned that large cities were snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them. ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम, ये लाइन भी पूछा जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, समझिएगा। सो हमारे पूर्वज लोगों का ऐसा कहना था कि बेटा शहर में जा करके मत रहो, कोई वहां पे तुमको जानेगा नहीं पहचानेगा, कोई नहीं जाने पहचानेगा। ये एक जाल है, प्रलोभन का जाल है ये शहर। यहां पे लोग जाते हैं इस आस में कि हम वहां जाएंगे, बस वहां पे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, फिर घर लौट करके आ जाएंगे। कोई लौट करके वापस नहीं आता है। सब लोग गांव से जाते हैं, शहर में ही बस जाते हैं। ये एक फालतू का हमारे ऊपर बोझ है, यूजलेस इनकम रेश हमारे ऊपर बोझ है, और लोग यहाँ पे खुश नहीं रहते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स, यहाँ पे हर तरफ तुम्हें लूटने खसोटने वाले लोग बैठे हुए हैं। चोरों का यहाँ पे झुंड का झुंड आपको मिलता है। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने पे तुला हुआ है। किसी को भी तुमसे किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं होती है। गांव में यदि तुम्हें कुछ हो गया 10 लोग दौड़ेंगे, शहर में कोई दौड़ने वाला नहीं होता है ना? रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन मिस हो जाता है, वेश्यावृत्ति, वाइस फ्लोरिशिंग मिस होता है, पूरा बुराई का एकदम बढ़ावा देना। इन देम एंड दैट पुअर मेन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मेन, दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कह सकते हो डाकुओं का झुंड मिलेगा, चोरों का झुंड मिलेगा, बहुत ज्यादा वेश्यावृत्ति होगा, गलत गलत काम यहाँ पे हो जाएगा, बुराइयों का पूरा बोलबाला रहेगा, और गरीब लोग जो है अमीर लोगों के द्वारा यहाँ पे ठगे जाते हैं। अब इसीलिए हमारे पूर्वज जो लोग थे वो छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस? तो ये जो पैराग्राफ 7 का पूरा जो अभी आप सेंटेंस पढ़े, यही इसका आंसर है जी। ओके, इजीली मिल गया ना आंसर? चलिए, यहां क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कंफर्म है, मान करके चलिए। आप एक एक चीज को बताएंगे, ठीक है? एक एक चीज को बताएंगे और काफी अच्छे तरीके से आप समझते जाइएगा। चलिए, बढ़ जाते हैं आगे। यहां से नेक्स्ट है हमारा, ओके, तो अभी इसमें अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कहां से अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाबू? तो अभी हम लोग पैराग्राफ 8 स्टार्ट करने वाले हैं, और पैराग्राफ 8 में यहां से लेकर के स्टार्ट करेंगे और यहां पे कंप्लीट करेंगे। ओके, लेकिन बीच में भी एक जगह पे गैप लेंगे, थोड़ा सा पॉज लेंगे कहीं पे। मान लो कि चलो ले लेते हैं सुपेरियर तक ले लेते हैं, ठीक है? ओके, ध्यान से समझिएगा। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics. Ethics मिस हो जाता है, एक तरह से नैतिकता। उन लोगों ने, मतलब हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि राजा और राजा के तलवार, तलवार मतलब राजा की ताकत, ओके,
ये सब नैतिकता के तलवार के सामने, नैतिकता के ताकत के सामने ये सब झुके हुए थे, सब ये सब उनके सामने तुच्छ थे, छोटे थे। राजा लोग भी उस समय ज्ञानी लोगों का वैल्यू देते थे, वो लोग भी उनके कीमत को पहचानते थे। तभी तो कई सारे राज दरबार में बहुत सारे विद्वानों की मंडली लगती थी, जानते हैं ना आप। ओके, एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवेराइन्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर। सोवेराइन मींस होता प्रभु सत्ता। यही कारण है कि हमारे राजा महाराजा हमारे ऋषियों को, हमारे फकीरों को ही क्या कहते थे, तो वो पूरा का पूरा कह सकते हो अपना राज सत्ता जो है उनके सामने एकदम तुच्छ मानते थे, छोटा मानते थे, कमजोर मानते थे। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others। बताओ, एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास ऐसा कोई कानून हो जहां पे हर किसी को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है, जहां पे राजा जो है वो साधु संतों के सामने अपना सर झुका रहा है, ऐसे देश को किसी से सीखने की जरूरत है क्या? नहीं ना। भारत एक गुरु बन सकता है, भारत एक विश्व गुरु बन सकता है, इसको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। ये सिखाने वाला देश है, हम सब सिखाने वाले हैं। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, बट दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स। ऐसा नहीं था कि हमारे देश में कोई कोर्ट नहीं था, वकील नहीं था, कोर्ट भी था, वकील भी था, डॉक्टर्स भी थे, लेकिन सबकी एक सीमा होती थी। ओके, एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर्स। हर कोई जानता था अच्छे तरीके से कि ये जो प्रोफेशन है ये समाज में सबसे ज्यादा सुपेरियर नहीं है। ये लोग लोगों के लिए काम करते थे। आज के जमाने जैसा नहीं, आज तो भारत बहुत बदल चुका है। जैसा महात्मा गांधी भारत के बारे में लिखे, आज वैसा भारत बहुत कम देखने को मिलता है जी, है ना। लेकिन उस जमाने की बात की जा रही है कि उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। लेकिन आज के समय में देखिए, हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर सब लूट लिया, कि कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा, वहां बर्बाद हो गया। हर जगह पे तो ये चीजें आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ओके, everybody knew that these professions were not particularly superior. Moreover, these wakils and vats did not rob people, they were considered people's dependents, not their master। ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ जो भी वकील होते थे या फिर वैद्य डॉक्टर साहब होते थे, वो लोगों को लूटते नहीं थे, वो लोगों पर निर्भर थे, वो उनके मालिक बन करके नहीं रहते थे। जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर। हर जगह पे न्याय की गंगा बहती थी, हर किसी को न्याय मिलता था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। जो नॉर्मल नियम कानून था कि देखो भाई, दोनों में लड़ाई लड़ ही लिया है, काहे कोर्ट टूट जाएगा, तुम्हारा भी पैसा बर्बाद होगा, इसका भी जमीन जमीन सब बिक जाएगा, एक काम क्यों नहीं करते हैं? काम क्यों नहीं करते हैं? 5 आदमी तुम भी बुला लो, 5 आदमी हम भी बुला लेते हैं, पंचायत कर लेते हैं, जो फैसला होगा मान लेंगे, है ना। तो सब कोई क्या करता था, आराम से वो मान लेता था, कोई कोर्ट जल्दी जाता नहीं था। There were no thoughts to lure people into them। कोई भी वहां पे टट्टू, दैट मीन्स कि कोई वहां पे दलाल नहीं होता था कि लोगों को आकर के प्रलोभन वहां पे दे। This evil too was noticeably only in and around capitals। और ये भी अगर कुछ बुराई थी तो ये कह सकते हो कि शहरों के आसपास में या राजधानी के आसपास में ही था, गांव में ये चीज जल्दी देखने को नहीं मिलता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। आम आदमी जो है वो आराम से अपना जीवन व्यतीत करता था, खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था। यही नहीं, उनका मेन जो पेशा था वो कौन सा पेशा था, तो खेती करने का पेशा था। दे एंजॉय ट्रू होम रूल। हर साल ये क्वेश्चन लगभग आता है, और इस तरह से हमारे पूर्वज जो लोग थे अपने द्वारा बनाए गए घर के नियम कानूनों को ही एंजॉय करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेते थे। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है ना? ये सारा क्वेश्चंस, हालांकि जो कुछ भी अभी हम बता रहे हैं हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझो। समझ गए? ओके, इसके बाद हम सारा क्वेश्चन आंसर आपको एक पीडीएफ में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया दिया, अभी ज्वाइन किए तो सुन लो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस वहाँ पे टेलीग्राम ऐप है, लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम सारा पीडीएफ हम आपको दे देंगे, तो वहाँ से आपको कर लेना है। ओके, तो सारा क्वेश्चन आंसर ये सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह से पूरा इंग्लिश बिहार बोर्ड का फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा करने वाले हैं, एक पैसा भी किसी का नहीं लगेगा, सब लोग आराम से बस देखते जाइए। ठीक है? ओके, कहीं भी आप क्लास कर रहे हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार बिहार इंग्लिश क्लासेस का भी, बिहार सर का भी क्लास आपको करके देखना है। काफी स्ट्रांग फाउंडेशन हम आपको देंगे, हर तरह से हम आपको मजबूत करेंगे, इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट है। ओके, 9 नंबर में समझिएगा, इस बार इसको पूरा करेंगे। ओके, रेडी हो? The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries।
जैसा भारतीय सिविलाइजेशन के बारे में मैंने अभी यहां पे आपको बताया है, इसके अनुयायियों ने, वोटरीज मींस होता है अनुयायी, तो इसके अनुयायियों ने भी कुछ इसी तरह की बातें की है। जो भारत को सपोर्ट करते हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection। दुनिया के किसी भी हिस्से में तुम चले जाओ भाई, अरे किसी भी सिविलाइजेशन में तुम चले जाओ, क्या कोई भी सिविलाइजेशन या कोई भी व्यक्ति, क्या हर इंसान वहां पे परफेक्ट आपको मिलेगा क्या? अरे कुछ ना कुछ गलती हर किसी में होता ही है। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, that of the Western civilization is to propagate immorality। अरे भारतीय सभ्यता की तो ये इसकी नियत ही, इसकी टेंडेंसी है कि हम नैतिकता को आगे बढ़ाते हैं, नैतिकता को बढ़ावा देते हैं। वही पश्चिमी सभ्यता जो है वो अनैतिकता को बेवजह इधर से उधर फैलाती है। द लैटर इज गॉडलेस। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वहां पे ईश्वर से उसको कोई मतलब नहीं है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। वही जो इंडियन सिविलाइजेशन है यहाँ पे पूरी तरह से हम सब भगवान में विश्वास करते हैं ना। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं बाबू। ओके, so understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child clings to the mother's breast। cling means होता है चिपकना। तो इन सब चीजों को समझते हुए, विश्वास करते हुए, भारत से प्यार करने वाले हर इंसान को भारतीय सभ्यता से वैसे ही चिपके रहना चाहिए जैसे एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा अपने माँ के छाती से हमेशा चिपका हुआ रहना चाहता है ना, वैसे ही चिपका हुआ रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है जी? ओके, सो चलिए अब पैराग्राफ 10 स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ में हम लोग एक पैराग्राफ पूरा कंप्लीट करेंगे, पैराग्राफ 10 से। ओके, मैं पैराग्राफ इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप मिलाते जाए अच्छी तरीके से। ओके, आई एम नो हिटर ऑफ द वेस्ट। महात्मा गांधी जी का कहना है कि देखिए भाई, मैं इतना सब कुछ बोल चुका हूं तो कहीं आप ऐसा मत समझिए कि मैं पश्चिमी सभ्यता का मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उनसे कोई नफरत नहीं करता हूं। I am thankful to the West for many a thing I have learned from the Western literature। वेस्टर्न लिटरेचर से, पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है और इन्हीं सब चीजों के कारण मैं तो पश्चिमी देशों को धन्यवाद करना चाहता हूं। But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and it is that we must shun it at all cost। ध्यान दीजिएगा, शन मिस होता है SHUN, दूर रहना। क्या हो जाता है? दूर रहना। कोई मीनिंग नहीं आ रहा तो हम आपको बताएंगे ना, हमें ये कहना है। ओके, ये आगे आपको यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का, मैं तो ये जो आधुनिक, जो ये सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता जिसको बोलते हैं, इसने मुझे सिखाया है, इसने मुझे एक चीज बताया है। अगर मुझे भारत को हाईएस्ट लेवल पे लेकर के जाना है, मैं अपने देशवासियों से फ्रैंकली ये करना चाहता हूं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में इतना दिन मैं जिया, अपने कई सारे वर्ष मैंने बिताए, तो एक लेसन मुझे समझ में आया है, जितना ज्यादा हो सके हम मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहें और जितना ज्यादा हो सके हम भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को अपना लें। ओके, पैराग्राफ 10 कंप्लीट। 11 देखते हैं, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। बार बार मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में जो इतना देर से गाली दे रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन आखिर है क्या? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। मॉडर्न सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जिसमें हम सिर्फ वस्तुओं की पूजा करते हैं, सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि औद्योगिक चीजें जो होती हैं, जो वस्तु ये सब होता है, उसी के बारे में बात करते हैं, और ये हमारे अंदर एक तरह से एक राक्षस को पैदा कर देता है। हम उसी की पूजा करते हैं, एक क्रूरता को बढ़ाता है, एक जानवर हमें बना देता है। इट इज अनएडल्ट्रेटेड, अनएडल्ट्रेटेड मींस होता है विशुद्ध रूप से मटेरियलिज्म। ये पूरी तरह से औद्योगिकवाद है, ये भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। यदि मॉडर्न सिविलाइजेशन एक तरह से आर्थिक या भौतिक सभ्यता, आप इसको बोल सकते हो, के बारे में नहीं सोचे, वस्तुओं के बारे में यदि नहीं सोचे, तो फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं हो पाएगा। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में
सिर्फ वस्तुओं के बारे में बात की जाती है, कैसे नया नया मोबाइल फोन बनेगा, कैसे और गैजेट बनेगा, कैसे और भी सारी वस्तुएं बनेंगी, कैसे एक रोबोट आ जाएगा जो हमारा सारा काम कर देगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम एकदम आलसी बन जाएंगे। ये सारा काम कौन करवाएगा? मॉडर्न सिविलाइजेशन करवाएगा। जबकि इंडियन सिविलाइजेशन आपको कहेगा बेटा सुबह उठो, थोड़ा दौड़ो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा फ्रेश रहो, थोड़ा सा अच्छे रहो। ये आपको कौन सिखाएगा? तो इंडियन सिविलाइजेशन सिखाएगा। इसको और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन आपको एक अच्छा सा बेड आपको ला करके दे सकता है, एकदम आराम से जाओगे, एकदम लेटे एकदम अच्छे तरीके से। लेकिन कितना भी अच्छा बेड हो जाए, कितना भी मॉडर्न एकदम बेड हो जाए, मुझे ईमानदारी से बताना, यदि दिमाग आपका शांत नहीं हो तो नींद अच्छे से आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो दिमाग शांत हो, अच्छे से नींद आ जाए, ये आपको कौन सिखाएगा? ये आपको इंडियन सिविलाइजेशन सिखाएगा। और इंडियन सिविलाइजेशन को फॉलो कीजिएगा तो टेंशन फ्री रहिएगा, और इतना ज्यादा टेंशन फ्री रहिएगा कि आराम से आपको नींद आएगा, चाहे बेड कैसा भी हो, वहां पे आराम से नींद आ जाएगा। ठीक इसी तरह से मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है आपको एकदम बहुत अच्छा अच्छा आप कह सकते हो भोजन ला करके दे सकता है, सब कुछ ला करके दे सकता है। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन आपको अच्छा भूख आपको जगाएगा, आपको बताएगा कि किस तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, कैसे आपको वहां पे रहना है, किस तरह से आपको सोचना है, आपका जीवन कैसे अच्छा होगा, ये सब कुछ आपको इंडियन सिविलाइजेशन सिखाएगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आपके माइंड को और ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, मेंटली आपको परेशान कर देगा। जबकि इंडियन सिविलाइजेशन मेंटली जो है वो आपको एकदम पीस देगा, शांति देगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए यहां से बढ़ जाते हैं। तो पैराग्राफ 12 ध्यान दीजिएगा। इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वेट द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन। हालांकि दोनों सिविलाइजेशन के मेरिट्स को जज करना ये बेकार की चीजें हैं। It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres. ये तो सच है। अरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो वेस्ट लोगों के सराउंडिंग के अनुसार, जो उनके जीवन के अनुसार जो चीज अच्छा लगा उन्होंने उस चीज को अपनाया, जो हमारे जीवन के अनुसार, हमारे वातावरण के अनुसार जो चीज अच्छा लग रहा है वो हम अपना रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इंडिया में फ्रिज की जरूरत है क्या? गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत जरूरत है, लेकिन उतना भी ज्यादा जरूरत नहीं है। वेस्टर्न लोगों को के पास भोजन जो है वो फ्रेश उपलब्ध नहीं हो पाता था। तो आज भोजन मिला, मतलब कि आज सब्जी आया तो पता नहीं 4 दिन बाद सब्जी आएगा, क्योंकि उतना ज्यादा बचता नहीं था। तो वो लोग एक मशीन बनाए कि सब्जी को इससे फ्रेश रख सके। हमारे यहाँ तो सब्जियां एकदम आराम से मार्केट में ताजी ताजी मिल जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, मार्केट से ताजी सब्जी लाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, 2 दिन तक उसको रखते हैं और फिर उसको पकाते हैं। यही करते हैं ना? ओके, जबकि ताजी सब्जियां भी मिल जाती है। तो इस चीज को हम लोग लग्जरियस मानते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसो आराम की जिंदगी मानते हैं, जिसके बिना भी काम चला सकता है कि नहीं? ओके, चलिए आ जाते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर जरा देखते हैं बाबू, समझिए ध्यान से। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन का और अगर गुण के बारे में बात करें तो मॉडर्न सिविलाइजेशन मनुष्य के चाहतों को, मनुष्य के इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देता है। The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulation of these wants. ये जो प्राचीन सभ्यता है, ये कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता जो है हमारे फालतू के इच्छाओं को क्या कर देता है? रोक देता है। फिर से समझना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसको आप मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलते हो, ये फालतू की इच्छाओं को बढ़ा देगा, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन उन इच्छाओं को क्या कर देगा? रोक देगा, उस पर ब्रेक मार देगा, कम कर देगा। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटेबलनेस मिस होता है असंतुष्टि या अस्थिरता बोल सकते हैं, अराइजेस रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिवाइनिटी। द रेस्टेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ ऑफ इन अ स्पाइट ऑफ आवरसेल्व्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर। ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन में एक चीज और आपको दिखेगा कि वहां पे लोग जो है वो फ्यूचर में ही जीवित, एक तरह से हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, आगे क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। इसके कारण प्रेजेंट में वो अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। वही इंडियन सिविलाइजेशन में यदि हम देखेंगे तो हम प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर देते हैं, कल क्या यार देखा जाएगा, भगवान सब संभालेंगे, ऐसे करके हम लोग सोच लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 14 में, जरा ध्यान से समझिएगा। 14 आपको बताया जा रहा है, some of immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist, but I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance. आजकल के जमाने में कुछ ऐसे ऐसे मॉडर्न इन्वेंशंस हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं हम उसको देख करके हमारा दिमाग चकरा जाता है, हम चौकाचौंध की दुनिया में खोने लगते हैं। मुझे
इस बात पर कोई शक नहीं है, महात्मा गांधी जी का कहना है कि हम मनुष्यों को यदि उससे बच करके रहना है तो हमें कहीं ना कहीं उससे बच करके ही रहना होगा। अगर यदि हमें जीत हासिल करनी है तो हमें बच करके ही रहना होगा उससे। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टेनिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री प्लेजर। हम लोग कहीं ना कहीं अपने चीजों को बांट करके, जो कि हमारा एक तरह से बहुत ही ठोस चीज है, उसको दे करके, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मोमेंट्री प्लेजर, हम लोग कुछ देर के लिए कुछ क्षणिक सुख को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक देश ने कहा कि हम पत्तों से प्लेट बनाना सीख गए, और वो पूरे देश दुनिया में हल्ला करने लगा। भारतीय लोग एंशियंट टाइम से ही पत्तल समझते हो जी, पत्तल वाला पता लिया, अरे वही वो बनाया था। हमारे यहाँ तो कब से चला आ रहा है, लेकिन हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वो जो पत्ते वाला पत्तल जो है, जो कि कह सकते हो कहीं पे अगर बहुत सारा पत्तल जमा हो गया पार्टी वार्टी में, तो कहीं मिट्टी में भी दफना देते थे तो आराम से उसका खाद बन जाता था। लेकिन आजकल हम लोग उसको छोड़ करके फाइबर से बने हुए या प्लास्टिक से बने हुए पत्तल हम लोग लाते हैं और उसी में सबको खिलाते हैं, और बाद में फिर जलाते हो तो क्या होता है देख भी करते हो, है ना, ये दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करें, परमानेंट जो चीजें थी, जो नेचुरल चीजें थी, उसको छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, और वो जो मोमेंट्री प्लीजर थोड़ा बहुत सुख हमें दे देता है, उसको उसके पीछे हम लोग भागने पे लगे हुए हैं। तो ये हमारी मूर्खता है, ये चीज सही नहीं है। ओके, चलिए 15 में आ जाते हैं। जस्ट एज इन्वेस्ट, यहां पे है बाबू। ओके, जस्ट एज इन्वेस्ट वी हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of a spirit, of the soul। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों ने वस्तुओं का आविष्कार किया, कई सारे और भी वस्तुओं का आविष्कार किया, हिंदुइज्म ने भी कह सकते हो कि बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया। जैसे धर्म हो गया, हमारी एक तरह से स्पिरिट कहने का मतलब हो गया हम अपने आप को कैसे जाने, अध्यात्म की दुनिया को कैसे समझे, इन सब चीजों को हमें हमें हमारे भारतीय सभ्यता ने सिखाया है। ओके, चलिए आते हैं 16 में। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। हमारे पास आंखें नहीं है, अपने दीपक तले अंधेरा जिसको बोल सकते हो, इनसे इन सब चीजों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। We are dazzled by the material progress that Western science has made। हम तो देखते हैं अरे नया मोबाइल कौन सा निकला है, नई चीजें क्या आ रही है, अब मार्केट में क्या आ रहा है, तो हमारा ध्यान बस उसी तरफ रहता है, और यही कारण है कि हम अपने चीजों को सही तरीके से देख नहीं पाते। I am not enamored of that progress. In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India, ध्यान दीजिएगा, progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। ध्यान दीजिएगा, शायद भगवान ही है जो भारत को बचा रहा है। इतना ज्यादा मशीनों का आविष्कार हो रहा है और अलग अलग देशों में इसको बांटा जा रहा है, इसको भेजा जा रहा है, तो भारत पर इन मशीनों का अटैक अभी तक नहीं हुआ है, मशीन से बचे हुए हैं, तो भगवान ही मालिक है कि नहीं। ओके, देखते हैं कब तक बचते हैं, ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना है। और आज हम लोग 2024 में क्या मशीन 17। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilizations। देख रहे हैं आप कहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, Egyptian civilizations। Okay, cast a look around you. Where is Rome and where is Greek? Can you find today anywhere the Italy of Gibbon, or rather the ancient Rome, or for Rome was Italy? कुछ तो हिंदुइज्म में ऐसी बात है कि अब तक जीवित है। इतना सारा आक्रमण हुआ जी, अलग अलग तरह के और रिलीजन्स आए, हमें बर्बाद करने की कोशिश की, फिर भी आज हम जीवित है। कुछ तो ऐसी बात है। हमारे सामने बेबीलोनियन की सभ्यता थी, आई गई चली गई, सीरिया पता नहीं चलता है, पर्शियन छोटा मोटा रह गया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन नहीं पता चलता है, आसपास देखो तो कहां रोम है, कहां ग्रीक है, कुछ नहीं है, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। किसी जमाने में गिब्बन नामक एक इतिहासकार हुआ करते थे, उन्होंने इटली के बारे में लिखा था और उसी समय रोम के बारे में भी बताया था। आज कहां वो रोम में ऐसा कुछ दिखता है, कुछ तो नजर नहीं आता है, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन भारत जस का तस जैसे था वैसे ही आज भी बना हुआ है। गो टू ग्रीक, वेयर इज वर्ल्ड्स फेमस एटिक सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन लगभग आई थिंक 300 बीसी के आसपास में या 400 बीसी के आसपास में आया था, और ये लगभग वही 300 साल तक के आसपास ये रहा, ज्यादा समय तक ये नहीं रहा। 500 से शायद 200 साल, 500 बीसी से 200 बीसी तक रहा था, 300 साल ये रहा था, मुझे इतना ध्यान है। बट वो एटिक सिविलाइजेशन कहाँ गया? किसी जमाने में तो बहुत फेमस हुआ करता था, इंडियन सिविलाइजेशन को भी पीछे करने की बात करता था। सोचो बीसी में आज इंडिया, आज उसके बाद 2000 साल और बीत चुका है, 2300-2400 साल और बीत चुका है। आज भी भारत जस का तस वैसे ही खड़ा है और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
Then coming to India, let one go through the most ancient records and then look around you and you would be constrained to say, yes, I see here ancient India still living. तो भारत को देखिए, अपने पुराने से पुराने रिकॉर्ड में जाइए और देखिए, उसमें भी बताया जाएगा कि अच्छा झोपड़ी हुआ करता था, कुआं से लोग पानी पीते थे, हल बैल सब कुछ हुआ करता था, गांव की कच्चे सड़कें हुआ करते थी, लोग एक साथ सब मिल करके रहा करते थे। और फिर आज के जमाने की भारत देखिए तो आपको लगभग यही सब सारी चीजें आपको गांव में भी देखने को मिल जाएगी। ये महात्मा गांधी अपने समय की बात करें, अभी शायद अभी अगर आप अपने गांव में देखोगे तो कुछ कुछ चीज आज भी आपको देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा मिलेगा, बट ये मिलेगा, मिलेगा ना, मिलता है ना। आप लोग गाँव में है क्या, है ऐसा? अच्छा ठीक है भाई, चलिए आ जाते हैं। नेक्स्ट है 19 मैं स्टार्ट कर रहा हूं पैराग्राफ, यहां से बाबू 19 आपका यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ट्रू देयर वर dung heaps too here and there, but there are rich treasures buried under them। ये सच है, जहां भी जाइएगा भारत में आपको गोबर का ढेर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे संस्कृति की पहचान है, वो हमारे लिए खजाना है। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but a spiritual line। ध्यान दीजिएगा, और कारण इसके पीछे क्या है, हम आज भी सरवाइव कर रहे हैं तो उसके पीछे ये है कि हम लोगों ने, हिंदुइज्म ने हमारा डेवलपमेंट जो है वो मटेरियल की तरफ नहीं किया है, भौतिकवाद की तरफ नहीं किया, बल्कि हमारा जो है वो स्पिरिचुअल लाइंस पे ज्यादा कंट्रोल किया है। दैट मीन्स कि हम अध्यात्म की दुनिया में हम ज्यादा डेवलप हुए हैं ना। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 20। Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon the multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial। महात्मा गांधी जी का कहना है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारी स्वतंत्रता, हमारी इच्छाओं को फालतू से बढ़ाने से नहीं होगा। हमें इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं खुद से कंट्रोल करना होगा, हमें खुद ही ना करना होगा, तभी हम अपने इन सभी चीजों को पा सकते हैं। ओके, 21 से देखेंगे, 21 से देखेंगे, ठीक है, यहां से देखेंगे, स्टार्ट करते हैं, जरा समझते हैं। ओके, नेक्स्ट है, European civilization is no doubt suited for Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it। ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन, इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोपियन लोगों के लिए ये तो सही है, बट हम भारतीय लोग आंख बंद करके, जैसा कि हमने आपको बिगिनिंग में आपको बताया था ना, बुफे सिस्टम है ना, तो यदि कॉपी करने लगे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ये समझना होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ सही है, जो कुछ आत्मसात करने लायक है, एसिमिलेशन में होता आत्मसात करना ना, तो जो चीज आत्मसात करने लायक है उसे हम अपने में समाहित करें, अच्छी चीजों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके यदि हम इसमें पूरी तरह से शामिल हो जाएं, पूरी तरह से इसको हम अपने में जोड़ लें, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा गलती हो जाएगा और हम पूरी तरह से इसमें बर्बाद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 22। द incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of comforts to which they are becoming slaves। ध्यान दीजिएगा, और ये जो मटेरियल कंफर्ट्स की खोज हम लोग कर रहे हैं, विलासिता भरा जीवन हम लोग देख रहे हैं, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं खुद बताना चाहूंगा। ये महात्मा गांधी जी का कहना है कि यूरोपियन लोगों को खुद देखना चाहिए कि उन्हें अपने सिविलाइजेशन को किस तरह से रीमॉडल करना है। अगर वो ऐसा नहीं किए तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि वो इन मशीनों के गुलाम बन जाएंगे, वो इसके नीचे दब करके रह जाएंगे। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं, जो कुछ पढ़ रहा हूं, हो सकता है वो गलत हो, जो बता रहे हो सकता है वो गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिक इज टू कोट सर्टेन डेथ। ध्यान दीजिएगा, लेकिन भारत इस गोल्डन फ्लिक के पीछे भागेगा। ये एक तरह का स्टोरी था जिसमें एक राजा के पास कह सकते बहुत बड़ा खजाना था। वो एक जंगल में गया, मरने से पहले खजाने को छुपा दिया और 3-4 नाग को उसके जादू से लगा दिया कि इसका रक्षा करेगा। जो भी गया उस खजाने को लाने के लिए, सबको नाग ने क्या कर दिया, मार दिया। तो
ऐसा माना जाने लगा कि जो भी उस गोल्डन फ्लिक के पीछे जाएगा उसकी डेथ ही हो जाएगी। तो ये कह सकते हो कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो हमारे लिए भी गोल्डन फ्लिक है। हम उसके पीछे जाएंगे तो हम पूरी तरह से बर्बादी हो जाएंगे। उससे अच्छा हमारा अपना ही सिविलाइजेशन है। Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking। किसी ने सच ही कहा है, सादा जीवन उच्च विचार, इसी पर हमें फॉलो करना चाहिए। Today, it is certain that millions cannot have high living, but and we, the few who profess to do the thinking for the masses, run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। ध्यान दीजिएगा, ये तो सच है कि आजकल कई लोगों के पास बहुत अच्छा जीवन तो नहीं है, बहुत सारे लोग गरीबी में भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे जैसे कुछ लोग पास हाई थिंकिंग है, लेकिन जिनके पास हाई लिविंग है, जो लोग अमीर लोग हैं, उनके पास इतना ज्यादा हाई थिंकिंग नहीं है। तो हम कुछ लोग मिलकर के ही इन सब चीजों को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है 23। ओके, पैराग्राफ 23। द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस of term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants। ये जो civilization सच पूछा जाए तो इसमें हम अपनी इच्छाओं को कह सकते हो कि ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई करके हम इसको पूरा नहीं कर सकते, बल्कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके ये कर सकते हैं। This alone increases and promotes contentment, real happiness, capacity for service। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसा करेंगे, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल यदि कर लेते हैं, तो ये अकेले हमारे अंदर संतुष्टि को बढ़ावा देगा, सचमुच में हम खुश रहेंगे और काम करने के देश के लिए समर्पित होकर के कार्य करने में हमें प्रोत्साहित करेगा। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेट्स कंसंट्रेट। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। किसी के भी जीवन के लिए कुछ शारीरिक सुख भी जरूरी है, कुछ आराम भी जरूरी है, लेकिन एक हद के बाद यही आराम जो है वो मदद करने की जगह पे हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाता है, हिंड्रेंस मिस हो जाता है, एक तरह से रुकावट बन जाता है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and snare। इसीलिए बहुत ज्यादा फालतू की इच्छाओं को बढ़ावा दे देना, ये कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रलोभन का जाल बन जाता है। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point, a dead point। ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति का फिजिकल जरूरत का कुछ चीज जो है एक समय आने के बाद या फिर वो पूरा हो जाता है। आप देखिए ना, मान लो कि 8 घंटा में आपका नींद पूरा हो गया, 7 घंटा में नींद पूरा हो गया, तभी जबरदस्ती 11 घंटा सोए हो तो सिर में अलग दर्द हो जाता है ना, तो वो पूरा हो जाता है, बॉडी इस तरह से बता देता है। लेकिन फिर भी कह सकते हो आपको बिफोर ध्यान देना, फिर भी आप उसी तरह से आप आराम करते रहो, तो ये तो विलासिता वाला जीवन हो गया, ये तो फिर आपको बेकार कर देगा। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated। एक व्यक्ति को अपने काम को और अपने जीवन को इस तरह से मैनेज करके रखना चाहिए, अपने शारीरिक सुखों को भी इस तरह से मैनेज करके रखना चाहिए कि उसको कभी भी मानवता की सेवा करने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और वो अपने सारे ताकत का उसमें इस्तेमाल कर सके। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हमें इंडियन सिविलाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। हमें हमारी संस्कृति खुद की जो बनी हुई है, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया, वही हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग, हमारे पर्यावरण के अकॉर्डिंग, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही उन्होंने बनाया है। क्लियर है? कैसा लगे ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ करके आप जरूर हमें बताइएगा, और इस चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए उतना और अच्छा होगा। हम और भी काफी सारे चैप्टर्स आपके लिए लेकर के आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, चलो कमेंट कर दो, बताओ जरा। और सारा क्वेश्चन सर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ऐप पे, सो आप चैनल डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वी आर इंग्लिश क्लासेस, थैंक यू।